किया। तो मैं बड़ा चकित हुआ, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री यह कविता संग्रह पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये खबर मुझ तक पहुंचाने की का काम आलोक तोमर कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं शुरू में आपसे अपने अज्ञान के लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि आजकल तो अज्ञान शिखर से बोलता है और क्षमा इत्यादि मांगने का अवसर संभवतः जल्दी ही खत्म हो जाएगा, जैसा कि एक महाराज ने कहा है। क्योंकि मैं रवीश कुमार की सार्वजनिक सलाह के 4 वर्ष पहले, यानी लगभग 6 वर्ष से मैंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया। मैं उस पर आता हूं कभी कभी, तो किसी ने पूछा आप तो इस पर आते हैं? मैंने कहा उस पर आना अच्छा है, लेकिन इसको देखना अच्छा है। तो इसलिए मैं, एक तो मेरा ये अज्ञान है, दूसरा ये है कि मैं असल में मीडिया विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, मैं तो एक लेखक हूँ जो मीडिया में भी थोड़ा बहुत घुसपैठ करता रहा है, और एक मैं स्तंभ लिखता रहा हूँ जो अब 21 बरस पुराना हो चुका है। इतना लंबा स्तंभ बिना नागा हर इतवार को लिखने की आदत मुझे मीडिया ने ही डाली। हालांकि उस स्तंभ का शीर्षक बहुत विचित्र है, क्योंकि वो इतना दृढ़तापूर्वक नियमित है कि उसे कभी कभार कहना एक तरह की विडंबना है, लेकिन बहरहाल है। मैं 6 अखबार रोज पढ़ता हूँ, और 5 अंग्रेजी की, 1 हिंदी का। हिंदी का सबसे पहले पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने में करीब 2 मिनट लगते हैं। एक जमाने में सोवियत संघ था तो 2 ही अखबार निकलते थे, एक का नाम था प्रावदा, एक का नाम था इज़वेस्टिया। और इन दिनों सोवियत संघ में चुटकुले बहुत चलते थे, क्योंकि चुटकुले भी प्रतिरोध की एक विधा। उसमें चुटकुला ये था कि प्रावदा में इज़वेस्टिया नहीं है और इज़वेस्टिया में प्रावदा नहीं है। इनमें से एक का अर्थ था खबर और एक का अर्थ था सच। तो ये था कि खबर में सच नहीं है और सच में खबर नहीं है। तो ऐसा कुछ एक रूपक बनता है। दूसरा ये कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो अतिशयोक्ति अलंकार में है। अगर आप ऐसे कुछ लोगों को अलंकार की याद हो, अब अतिशयोक्ति अगर हम नहीं करेंगे, यानी कवि लोग जिन्होंने अलंकार की रचना की है, तो सारी अतिशयोक्ति का राजनेता ही और धर्मनेता ही करेंगे। तो उस अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग में करने जा रहा हूं। तीसरी बात यह है कि मैं आपसे इसलिए भी क्षमा मांग लूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में अपनी निंदा सुनने करो, तो ये भी थोड़ी हिम्मत की बात है कि कम से कम आप अपनी निंदा सुनने को तैयार हैं। राजेंद्र माथुर हमारे मित्र थे और वो इंदौर प्रेस क्लब के सचिव। तो जब इंदौर प्रेस क्लब के 10 वर्ष हो रहे थे, तो मैं उन दिनों उप सचिव था। तो उसके 10 वर्ष पूरे होने पर एक आयोजन हो रहा था। उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको आना है, बोलना है। तो मैंने पूछा कि उसमें और कौन आ रहा है? तो उसमें मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश और एक कॉलेज के प्रिंसिपल। तो मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मैं क्या उप सचिव, मैं क्या करूँगा? बोले देखिए, ये सारे लोग मीडिया की प्रशंसा करेंगे, ये सारे लोग ये कहेंगे कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चौकीदार शब्द आजकल चल रहा है, द्वारा सब प्रशंसा करेंगे, मीडिया की निंदा कोई नहीं करेगा। और इसलिए ये बड़ा अप्रामाणिक सा कार्यक्रम होगा, वो आप ही कर सकते। इसलिए आप तो मुझे एक बार अगर राजेंद्र माथुर ने मीडिया की निंदा करके बुलाया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ रमाशंकर सिंह ने भी मुझे निंदा करके बुलाया। तो आप चाहें तो इसे एक निंदा पर्व के रूप में भी देख सकते हैं। मुझे 2-3 बातें पहले कहने की है। मैं समझता हूं कि हमको इसमें फर्क करना चाहिए
छपी पत्रकारिता और बिजली पत्रकारिता नया नया शब्द भी आया है। इसमें थोड़ा अंतर इस मामले में है कि कम से कम बिजली पत्रकारिता में रवीश कुमार, विनोद कुमार, ऐसे 5-6 नाम हैं जो इस दबूपन से अनातंकित रहकर प्रखरता से, साहस से, हिम्मत से अपनी आवाज उठाते हैं। मैं सोचने लगा कि हिंदी पत्रकारिता में ऐसा कौन है, कोई संपादक, कोई ऐसा स्तंभकार है? वहां ऐसा टोटा क्यों पड़ गया? अगर बिजली पत्रकारिता में 5-7 नाम हो सकते हैं हिंदी में, और मैं दूसरी बात ये भी सोचने लगा कि अंग्रेजी में बिजली पत्रकारिता में इतने कम बोलने वाले क्यों? तो मुझे एक आध दो अजीब संदेशाई ऐसा कोई 2 नाम होंगे शायद, कम से कम, जो कि मैं देखता नहीं हूँ इसलिए मैं अज्ञान के कारण मान लेता हूँ कि संख्या शायद ज्यादा होगी, हालांकि मुझे शक है कि संख्या ज्यादा है। तो दूसरी बात यह है कि ये दबूपन हिंदी पत्रकारिता का किसके संदर्भ से दबूपन है? एक तो सत्ता के संदर्भ से, सत्ता से दबी हुई पत्रकारिता। ये विचित्र है, क्योंकि पत्रकारिता का जन्म तो कम से कम हिंदी पत्रकारिता का और भारत में सारी पत्रकारिता का जन्म तो प्रतिरोध से हुआ था। ये तो प्रतिरोध का माध्यम थी, विधा थी। ऐसा क्या हो गया कि पत्रकारिता सत्ता भक्ति में इस कदर लिप्त हो गई? एक दबूपन तो सत्ता से, दूसरा दबूपन राजनीति की केंद्रितता से। आखिर क्या छवियां बनाई है हमारे मीडिया ने? नायक छवि, राजनेता, अभिनेता, अपराधी और खिलाड़ी, ये 4 भारतीय समाज के नायक छवि हैं, और ये छवियां गढ़ी हैं मीडिया। ऐसा क्यों है? यदि कह रहे थे कुर्बान अली की जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी संभवतः दलित स्त्री को लेकर, वो सिर्फ एक अखबार में छपी है। वहां तो सत्ता का कोई जोर नहीं है, कोई दबिश नहीं है कि आप ये खबर न छापें। तीसरा मुझे लगता है, और इसका थोड़ा सा इतिहास है, हमारे मित्र वरिष्ठ कवि रवि सहाय हैं, बाबरी मस्जिद के बाद जो दंगे हुए थे उन पर जो रिपोर्टिंग हुई थी हिंदी अखबारों में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अखबारों में, उन पर एक रिपोर्ट हुई थी। संभवतः वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि नहीं मालूम, लेकिन उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट को पूरा करने के फौरन बाद की उस रिपोर्ट से ये प्रकट होता था कि अधिकांश हिंदी मीडिया हिंदुत्व मीडिया हो गया उस समय। इसलिए ये नई बात नहीं है, ये उस समय से चलता है। एक दबा छुपा हिंदुत्व जो पहले संभवतः दबा छुपा था, अब जिसको खुलकर अपनी विहता और अपनी रौद्र रूप दिखाने का अवसर मिल रहा है। तो ये हिंदुत्व के साझीदार पत्रकारिता हुई। फिर दौलत का बड़ा आतंक आया, कॉर्पोरेट हाउसेस ये वो अखबार दूसरे अखबार को खरीद रहा है। और बहुत दिलचस्प है कि इस समय 2 विधाएं झूठ को फैलाने में बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। एक तो तथाकथित तटस्थ टेक्नोलॉजी, वो सच को तेजी से फैलाने के बजाय झूठ को बहुत तेजी से फैलाना, और इस झूठ को तेजी से फैलाने में हिंदी पत्रकारिता बहुत ही उत्साहजनक भूमिका निभाती है।
कि वो कर गए बालक को। वहाँ हमारी एयरफोर्स ने जो हमला किया उसमें 350 लोग मारे। खबर सारे अखबारों में एक साथ छपी। संख्या आई कहां से? जाहिर है कि ये संख्या, इसका कोई प्रमाण नहीं, इसका कोई स्रोत भी नहीं, ये आकाश से गिरी उल्टा की तरह एक संख्या है जिसको सबने लगा दिया। किसी ने नहीं पूछा कि ये संख्या कैसे आई। बाद में एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि 250, और एक मंत्री ने, सत्ताधारी मंत्री ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा काम, हमने कोई लोगों को मारने के लिए थोड़ी हवाई हमला किया है, तो पाकिस्तान को डराने के लिए। तो अब ये जो संख्या है एक रहस्यमय संख्या है, और इस रहस्य को खोलने की कोई जिम्मेदारी मीडिया नहीं समझता। कम से कम छपा मीडिया इसको लेकर कोई प्रश्न नहीं पूछता। मीडिया का काम जैसे कि साहित्य का भी काम एक जमाने में प्रश्न पूछना, उत्तर हो सकता है हमारे पास ना, असल में जिनके पास उत्तर होते हैं अक्सर वो तानाशाह होते हैं। इसलिए प्रश्न पूछना तो ठीक है, उत्तर देना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि आप ही का उत्तर एकमात्र उत्तर संभव है। पर हिंदी का एक अपना विवेक है, हिंदी की अपनी एक साहस की परंपरा है, हिंदी में निर्भीकता का ये परंपरा है। इन सब से पत्रकारिता अपसरण क्यों कर रहे? और मैं तो यहां तक जाने को तैयार हूं, 2 बात। इस समय एक जमाने में साहित्य और पत्रकारिता सहचर साथ साथ चल रहे, उनमें आपस में एक में तात्कालिक था कि दूसरे में एक टिकाऊपन का भ्रम था, जो भी रहा हो, लेकिन ये था कि साथ साथ चलते थे। और एक जमाना था जब हिंदी के बहुत सारे पत्रकार लेखक थे, और हिंदी के बड़े लेखक थे, अज्ञेय, जयदास मिश्र और सर्वेश्वरा सक्सेना, रवि सहाय, धर्मवीर भारती, और बाद में कुंदलेश कतराल, विष्णु नायर, बहुत लोग थे। अब हिंदी पत्रकारिता में किसी संपादक का नाम मैं नहीं जानता, मैं फिर अपने अज्ञान का इजहार करूं। कौन है, ऐसा क्या हुआ? स्वयं पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र माथुर, राहुल पालके, बाद प्रभाष जोशी, तमाम लोग थे, ओम खानगी, ऐसा क्या हुआ कि सब गायब हो गए? मतलब इस परंपरा, ना तो आप साहित्य वाली परंपरा का तो आगे बढ़ा रहे हैं या उसमें हिस्सा ले रहे हैं, न स्वयं पत्रकारिता की जो अपनी परंपरा है उसका भी कोई। और आपको ये भी याद दिलाना, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सबसे बड़े नेता सब पत्रकार थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, बाद में राम मनोहर लोहिया, ये सब पत्रकार थे। इन सब ने अखबार निकाले हैं, अखबारों में लिखा है, पत्रिकाएं निकाली हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि तीनों परंपराएं जो वो ध्वस्त हो गई या शून्य में मिला के इस समय हिंदी साहित्य एक तरफ और हिंदी पत्रकारिता दूसरी तरफ। हिंदी पत्रकारिता स्वामी भक्त पत्रकारिता है, और कम से कम साहित्य में अभी भी उसके बूढ़े अधेड़ और कुछ दुआओं में भी प्रश्नवाचकता का साहस बचा हुआ है। एक जमाने में पत्रकारिता से ही, कम से कम भारत में पत्रकारिता से ही संगीत, रंगमंच, ललित कलाओं की आलोचना शुरू। एक जमाने में वो आलोचना की परंपरा थी। अगर आप आज हिंदी अखबार देखें तो आप उससे निष्कर्ष निकालें कि हिंदी समाज में क्या हो रहा है।
उसमें न तो कलाओं की जगह है, न साहित्य की जगह है, न पुस्तकों की जगह है, न संवाद की जगह है, न प्रश्न की जगह है। तो ससुरे इतनी जगह घेरते काहे में हो? सिर्फ झूठ से और ऐसी खबरों से जो आधारहीन है, जो आपको पूरा जाने कहां से मिल जाती है, उनसे आप पूरा एक घटाटोप तैयार करें। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाल में हिंदी की और भारत की बड़ी लेखिका कृष्णा सोबती का निधन हुआ। कृष्णा सोबती के निधन पर सबसे अच्छी सामग्री अगले दिन एक अंग्रेजी अखबार में छपी और एक संपादकीय भी लिखा किसी हिंदी अखबार। ऐसे हिंदी अखबार में भी जिसमें एक जमाने में कृष्णा सोबती का लेख पहले पृष्ठ पर मुख्य सुर्खी की तरह छपता था, उसमें भी कुल मिलाकर कुछ ऐसा खास छपा नहीं। एक जमाने में हिंदी संपादकीय प्रभाष जोशी और राजेंद्र माथुर